हेलो बच्चों, ये जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास में आपको जीवनी कैसे लिखनी है ये मैं आपको समझाऊंगा आज कि जीवनी कैसे लिखी जाती है। 10th क्लास के एग्जाम के लिए ये हो या 12th क्लास के एग्जाम के लिए, ये स्पेशल जो है 10th क्लास के एग्जाम के लिए है। तो जीवनी कैसे लिखनी है आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा बच्चों। स्टेप वाइज कैसे जो है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पूरे फुल मार्क्स लेने के लिए आपको जीवनी कैसे लिखनी है, ठीक है। फुल मार्क्स लेने के लिए जीवनी कैसे लिखनी है बच्चों, तो ध्यान दो। यहाँ पे ये महादेवी वर्मा जी का हमने जन्म जीवन परिचय लिया है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि महादेवी वर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवनी के तौर पर, और एग्जाम में जो है लगभग बार बार पूछी जाती हैं ये। ओके, महादेवी वर्मा का भी है और एक राइटर और है आगे नीचे। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जीवनी लिखनी है, ठीक है, स्टेप वाइज, ताकि आपको जो है पूरे जीवनी पर फुल मार्क्स में पूरे मार्क्स मिले, बिल्कुल पूरे, ताकि एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स बिल्कुल काट ही ना सके, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बिल्कुल यहीं पे याद करा दूंगा और यहीं से आपको ये पता लगेगा कि जीवनी हमें कैसे लिखनी है एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है बच्चों कि जिसकी भी आपको जीवनी लिखनी है, जैसे मान लिया महादेवी वर्मा की जीवनी आई, महादेवी वर्मा की जीवनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखना है, और जीवन परिचय में सबसे नीचे लिख देना है उनके फोटो के नीचे। आप जो है वहाँ हल्का सा फोटो ड्रॉ करवाओगे, उनकी इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप फोटो ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, इस तरीके का जैसा भी आप पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये चश्मा लगा दिया और यहाँ से इस तरीके से आप जो है उनका एक हल्का सा फिगर बना सकते हो, और उसके नीचे लिख सकते हो 26 मार्च 1907 से लेकर 11 सितंबर 1987 तक ये जीवित रहीं। ओके, नीचे लिखोगे फोटो के नीचे, और तब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टार्टिंग बिंदु होगा हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में बच्चों क्या लिखना है, ध्यान दो, मैं इसे ऊपर को कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है बच्चों, प्रस्तावना में प्यारे बच्चों ये लिखना है कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावादी धारा की प्रमुख कवियत्री थी। कौन सी धारा की, छायावादी की, गद्यकार और नारी चेतना की सशक्त प्रतिनिधि थी। उन्हें करुणा और संवेदना की कवियत्री कहा जाता है। ओके, तो ये है पहला स्टेप, प्रस्तावना में ये लिखना है। तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जन्म एवं परिवार। जन्म एवं परिवार, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, तो आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो तो वहीं पे उनका जन्म हुआ था, फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमलता देवी थी। पारिवारिक वातावरण शिक्षित था और संस्कारवान था। ओके, तो जन्म और परिवार की कंडीशन भी आपने बता दी, प्रस्तावना में शुरू में ये बता दिया, और जन्म और परिवार की कंडीशन भी बता दी। नेक्स्ट देखिए, तीसरी हेडिंग है उनकी शिक्षा की। तो उनकी शिक्षा किस प्रकार से हुई ये भी आपको बताना है। देखिए ध्यान से, उनकी शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई बच्चों। कहाँ पे हुई, इंदौर में। बाद में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे आजीवन अध्ययनशील रही, मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी अध्ययन किया। ओके, इसके बाद उनका साहित्यिक योगदान क्या है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से लिखा होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। साहित्यिक योगदान, एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जो है पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप जो है इसके बारे में जानते हो। ऐसे नहीं कि आपने जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है एक प्रकार से लिखते चले आए, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। साहित्यिक योगदान में उन्होंने क्या काम किया, तो उनका साहित्यिक योगदान के बारे में पढ़ लेते हैं। साहित्यिक योगदान किस प्रकार से लिखना है बच्चों, ध्यान से देखिए। महादेवी वर्मा छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। उनके काव्य में नारी चेतना, करुणा, विरह, प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिक भावना का सुंदर समन्वय मिलता है। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था पहले, इलाहाबाद, ओके, तो यहाँ पे प्रयागराज में हो गया। उनका महादेवी वर्मा का जो निधन है, उनका जो स्वर्गवास हुआ वो 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ। वे वृद्धा और अस्वस्थता के कारण इस संसार से विदा हुई, यानी कि वृद्धावस्था के कारण, और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था जिसके कारण वो संसार से विदा हो गई। उनके निधन से हिंदी साहित्य को अपूरणीय क्षति पहुंची, बहुत नुकसान पहुंचा। उन्हें छायावाद की करुणामयी कवियत्री के रूप में सदैव याद किया जाता है। इसके बाद हेडिंग नंबर 4, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं।
उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। ठीक है, तो रचनाओं में आपको क्या करना है, काव्य संग्रह क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये आपको जो है हेडिंग बना के लिखने हैं बच्चों, ताकि एग्जामिनर को दिखे ये सब चीज। एग्जामिनर पूरी चीजें नहीं पढ़ता, एग्जामिनर देखता है हेडिंग। ओके, तो हेडिंग आपकी बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने ये सब चीज पढ़ रखी है। गद्य कृतियां कौन सी है उनकी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, सम्मान एवं उपलब्धियां, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और कई सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ इससे आगे जो है हमारा जो निष्कर्ष निकलता है, आप जो है इस प्रकार से लिखते हुए कहाँ पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। निष्कर्ष में आपको ये लिखना है, महादेव वर्मा का जीवन और साहित्य हिंदी, महादेव वर्मा का जीवन और साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को करुणा, करुणा होता है दया, करुणा क्या होता है, दया और आत्मचिंतन की प्रेरणा देती हैं। प्रेरणा मतलब शिक्षा होता है। ठीक है, प्रेरणा देती हैं। तो ये था महादेव वर्मा जी का जो भी जीवन परिचय है उसके संबंध में। ये 6 हेडिंग है, 6 की 6 आपको जो है वो लर्न करनी है और उस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ठीक है, तुलसीदास जी के जीवन परिचय पे। ये है तुलसीदास जी, आपको फोटो दिखाई दे रही होगी। फोटो जरूर बनानी है, उल्टी सीधी जैसे भी आपसे बने, फोटो बना दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तुलसीदास का जीवन परिचय। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे तुलसीदास के जीवन परिचय पे। तुलसीदास हिंदी साहित्य के ये भक्ति काल के थे। महादेव वर्मा कौन से काल के थे, छायावाद काल के। तो ये है भक्ति काल के महान कवि, राम भक्ति परंपरा के सर्वोच्च प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना कर जन जन तक राम कथा को पहुंचाया। ठीक है, तुलसीदास जी। अभी तुलसीदास जी के जीवनी के बाद में उसमें रस भी है, संधि विच्छेद भी है, और आपको पत्र कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, ये सब इसी वीडियो में है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों ये। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने बताया कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि और राम भक्ति परंपरा के सर्वोच्च प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन्होंने अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना कर जन जन तक राम कथा को पहुंचाया। दूसरा, जीवन एवं जन्म एवं जीवन, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ और उनका जीवन कैसे बीता। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, पहले प्रस्तावना, दूसरा उनके जन्म और जीवन। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 यानी कि 1532 ईस्वी में राजापुर जिला बांदा, ये भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। क्या किया जाता है, माना जाता है। उनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और जो माता का नाम था वो क्या था बच्चों, माता का नाम हुलसी देवी था। माता का नाम हुलसी देवी था। किनके, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, हुलसी देवी। उनका प्रारंभिक जीवन कष्टों से भरा रहा। उनकी शिक्षा और वैराग्य के बारे में तीसरा पॉइंट है। ओके, पहला पॉइंट प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट जन्म और जीवन। पहला पॉइंट क्या था, प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा क्या था, जन्म और जीवन, जन्म और उनका जीवन। राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना बच्चों मेरे। ठीक है, तो तुलसीदास को संस्कृत, वेद, पुराण तथा धर्मशास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त था। पत्नी रत्नावली के उपदेश से उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और वे आजीवन राम भक्ति में लीन हो गए। ठीक है, तुलसीदास को संस्कृत का भी, वेद का भी, पुराण का भी और धर्मशास्त्रों का भी पूरा गहन अध्ययन था, गहन अध्ययन किया हुआ था उन्होंने। पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। पत्नी रत्नावली के उपदेश से उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और वे आजीवन राम भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद है इनका साहित्यिक योगदान। इनका साहित्य में क्या योगदान रहा बच्चों, ये भी देखना जरूरी है। फोर्थ हेडिंग है इसकी, साहित्य में क्या इनका योगदान रहा। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। अन्य प्रमुख कृतियां हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। उनकी भाषा सरल, भावनात्मक और जन साधारण के लिए सहज है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन संवत 1680 लगभग 1623 ईस्वी में वाराणसी यानी कि काशी में हुआ। समझ गए, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो तुलसीदास, उनकी रचना याद रखनी है आपको। साहित्य योगदान क्या रहा, तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रामचरितमानस। अन्य प्रमुख कृतियों में विनय पत्रिका, ये एमसीक्यू टाइप में भी आ जाता है बच्चों कि तुलसीदास की
इनमें से कौन सी कृतियां हैं? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। उनकी भाषा सरल और भावनात्मक जनसाधारण के लिए सहज है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन 1680 में वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम भक्ति और साहित्यिक साधना में बिताया। माना जाता है कि उन्होंने शांत और तपस्वी जीवन के बाद देह त्याग दिया, मतलब शरीर को त्याग दिया। ओके, इसके बाद आता है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष आता है बच्चों कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या आता है मेरे बच्चों? तो कंक्लूजन आता है, उपसंहार लिखना है आपको, 5वीं हेडिंग लिखनी है उपसंहार। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बना के लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल। और थोड़ा राइटिंग साफ कर देना तो फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से ही आपको हेडिंग बना के लिखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तुलसीदास ने अपने जीवन के माध्यम से भक्ति, मर्यादा और आदर्श जीवन का संदेश दिया। हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति में उनका बहुत योगदान रहा। अमूल्य और अविस्मरणीय, मतलब बिना याद, मतलब उनका हमेशा याद किया जाएगा, भुलाया नहीं जा सकता। अविस्मरणीय का मतलब होता है कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। अमूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ही ना हो। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति में उनका योगदान अविस्मरणीय है, भूलने लायक नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से आपको जो है जीवन परिचय लिखने हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पेपर में आपको देखने के मिलेंगे, ऐसे के ऐसे। इसके बाद हम चलते हैं रस की तरफ। तो आपके सिलेबस में रस भी दिए गए हैं। तो रस, करुण रस, करुण रस की परिभाषा जो कि नीचे दी गई है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ओके, करुण रस। करुण रस क्या होता है? जिस रस में दुख, शोक, वेदना और करुणा की भावना प्रकट हो उसे करुण रस कहते हैं। जिस रस में दुख, शोक, वेदना, करुणा मतलब दया, करुणा मतलब दया की भावना प्रकट हो उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? शोक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए पिता की मृत्यु पर पुत्र का हृदय शोक से भर उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये करुण रस का उदाहरण है। स्थायी भाव क्या होता है इसका? शोक। स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ध्यान रखना, करुण उसका कौन सा रस है ये? बताइए कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक है, करुण रस। इसके बाद आता है हमारा हास्य रस। हास्य रस की क्या परिभाषा हो सकती है? ये ध्यान दो। परिभाषा, जिस रस के पढ़ने या सुनने से हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए, मन में खुशी का माहौल उत्पन्न हो जाए, विनोद उत्पन्न हो जाए, ठीक है, खुशी की भावना उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? हास्य रस कहा जाता है। मतलब जिस रस को पढ़ने से, किसी मान लिया सेंटेंस को पढ़ने से अगर आपको हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए या मन खुश हो जाए तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? वहाँ पे होगा हास्य रस। ओके, इसे हास्य रस कहा जाएगा। और इसका स्थायी भाव होता है ह्रास। क्या होता है? हास। ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। इसका स्थायी भाव क्या होता है? ह्रास, हास। ओके, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए एक लड़का कह रहा है, विद्यार्थी ने गुरुजी से कहा कि आज मैं स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि किताबें मुझसे रूठ गई थी। मतलब किताबें भी किसी से रूठती होंगी, तो ये हंसाने वाली एक बात थी, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा? हास्य रस। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों, ये जो है 5 संधि विच्छेद है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पे देख लो, विद्यालय क्या है? आपसे पूछा जाता है विद्यालय का बताइए संधि विच्छेद कौन सा है? तो विद्या जमा आलय। महात्मा का महा जमा आत्मा। देवालय का देव जमा आलय। राजेंद्र का राजा प्लस इंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद्यालय वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, लोकहित यानी कि लोक प्लस हित। ओके, ये 5 संधि विच्छेद है। ठीक है, जो कि जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि जब आपके पेपर में आवेदन पत्र आता है शुल्क माफी के लिए, फीस माफी के लिए, तो आपको जो है किस प्रकार से आवेदन पत्र को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आवेदन पत्र आपका क्वेश्चन आया, ये शुल्क माफी के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ऊपर सेवा में, ये इसका जो है सारा परफॉर्मा है बच्चों। ओके, ये सारा परफॉर्मा है इस तरीके से। यहाँ ध्यान से देखो, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय। अगर आपके स्कूल में लेडीज प्रधानाचार्य है तो आपको क्या लिखना है? प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। ठीक है, प्रधानाचार्य। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे किसी के विद्यालय का नाम है गंगा इंटर कॉलेज, ठीक है, गंगा इंटर कॉलेज। ठीक है, नाईपुरा लोनी गाजियाबाद, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। या मेरठ कॉलेज उत्तर प्रदेश,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। विषय भी लिखना है बच्चों, विषय लिखना है शुल्क माफी प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र। शुल्क माफी प्रदान करने हेतु मतलब होता है लिए, करने के लिए, ठीक है, प्रार्थना पत्र। तो इतना लिखने के बाद आपको जो है ऐसे स्टार्ट करना है यहाँ से इस तरीके से, फिर लिखना है महोदय, महोदय, ठीक है, महोदय या महोदया, लेडीज है तो क्या लिखोगे महोदया, महोदय सविनय, आप जो है महोदय लिख देना, महोदया भी लिख सकते हो। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, ठीक है। अगर लड़का है तो विद्यार्थी लिखोगे, और अगर लड़की है तो मैं छात्रा हूँ लिखोगे। क्या लिखोगे, छात्रा हूँ, ठीक है, छात्र हूँ। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, जिससे विद्यालय की फीस जमा करना संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, समझ गए। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ या छात्रा हूँ, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिससे विद्यालय की फीस जमा करना संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, देखिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे शुल्क माफी प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। यहाँ पे धन्यवाद लिखना है, यहाँ पे बहुदिया में अपना नाम XYZ करके लिखोगे, आप क्लास 10th लिखोगे और डेट डाल दोगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ओके। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि आपको जो है विद्यालय से लेनी है छुट्टी। क्या लेनी है, विद्यालय से छुट्टी, और आपकी बहन की है शादी, तो उसमें भी क्या लिखोगे, सेवा में प्रधानाचार्य, वही बिल्कुल वही स्टेप पूरा वो करना है। विषय जरूर लिखोगे, विषय बहन की शादी के लिए अवकाश देने के संबंध में, बहन की शादी के लिए। अब विषय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, विषय जरूर लिखना है, ओके। उसके बाद महोदय पर आना है। महोदय सविनय निवेदन है, यह है महोदय सविनय निवेदन यह है कि मेरी बहन का विवाह दिनांक, आप डेट डाल देना अपने हिसाब से, जिस दिन आपका एग्जाम हो उसके हिसाब से अगली डेट डालनी है आपको, ठीक है, ठीक है। विवाह दिनांक, दिनांक इतने को तय हुआ है, निश्चित हुआ है, इस कारण मुझे पारिवारिक कार्यों में सम्मिलित होना जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए आप कृपया करके, आपसे निवेदन है, इसलिए आपसे निवेदन है कि, इसलिए आपसे निवेदन क्या है कि आप कृपया करके मुझे दिनांक इतने से, जैसे मान लिया 18 तारीख का एग्ज़ाम है आपका, तो आप लिख सकते हो 18 तारीख दूसरा महीना सन 2026 से ले 26 से 22 तारीख दूसरा महीना सन 2026 तक का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। बहुदिया अपना नाम XYZ करना है, नाम नहीं लिखना है, कक्षा 10th, और दिनांक क्या हुआ हमारा, दिनांक जो भी डेट, जिस डेट में आप उसको लेटर को उसको लिख रहे हो एप्लीकेशन को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक लेटर है, देखिए लेटर अपने मित्र को, ठीक है, अपने मित्र को परीक्षा की तैयारी के बारे में लेटर लिखना है। अपने मित्र को किसकी तैयारी के बारे में, परीक्षा की तैयारी के बारे में एक लेटर लिखना है बच्चों। कैसे लिखोगे, प्रिय मित्र, लेटर कैसे लिखोगे परीक्षा की तैयारी में, पत्र, ये है पत्र, पत्र का स्वरूप ये होता है प्रिय मित्र। क्या लिखोगे, प्रिय मित्र। जैसे प्रिय, आपका प्रिय मित्र कौन है, मान लिया आपका प्रिय मित्र है सौरभ, ठीक है, सौरभ, या फिर कुलदीप है, ठीक है, तो उसका नाम लिख दोगे आप प्रिय मित्र कुलदीप, या प्रिय मित्र नमन, अमन, कुछ भी हो, सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ होंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ, ये भी बताना है। इस पत्र के द्वारा तुम्हें बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये भी कर सकते हो, कि मैंने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक निश्चित समय सारणी बना ली है, ओके। परीक्षा की तैयारी के बारे में है ना, प्रतिदिन सभी विषयों का पुनरावर्तन करता हूँ, और पिछले वर्षों के, पुनरावर्तन का मतलब होता है रिवीजन, और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सोल्व करता हूँ, ओके। तुम भी नियमित अध्ययन करो, सफलता अवश्य मिलेगी, शीघ्र उत्तर देना मेरी बात का, ओके। तो ये था हमारा लेटर, समझ गए, ये लेटर था, और ये थी एप्लीकेशन। दो मैंने एप्लीकेशन करा दी, एक लेटर। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा बच्चों, या तो एप्लीकेशन लिख देना या लेटर लिख देना, नीचे लिख देना तुम्हारा मित्र ये। अब इसके बाद में मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ओके। ये भी सब, थक कर रुकना मंजूर नहीं, हार को अपनाना पाप है। क्या कहता है, थक कर रुकना मंजूर नहीं, हार को अपनाना पाप है। जो आज पढ़े मन लगाकर, जो आज पढ़े मन लगाकर, वही कल का चमकता ख्वाब है।
ओके, थक कर रुकना मंजूर नहीं, हाल को अपनाना पाप है, जो आज पढ़े मन लगाकर वही कल का चमकता ख्वाब है। तो दोस्तों बच्चों ध्यान रखना कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से लिखना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हिंदी का पेपर जैसे ही जाओगे एकदम पेपर को उड़ा दोगे, उड़ा, ठीक है। सोनू सर पीसीएम क्लासेस पर और आपका स्वागत है। आपने जो वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, नमस्कार।